Hello everyone, welcome to Global Online. This is Ankita Sood. So जम्मू कश्मीर सेट पेपर वन के फाइनल रिवीजन के लिए 60 मिनट्स क्विक रिवीजन सेशन में आपके लिए लेकर आई हूं, जिसमें नेक्स्ट 60 मिनट्स में आज हम कंप्लीट टीचिंग एप्टीट्यूड को कवर करने वाले हैं। आप सभी स्टूडेंट्स को मैं बता देती हूं कि एग्जाम के लिए जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो बार बार एग्जाम में आते हैं, उनको स्मार्ट ट्रिक्स के साथ और कुछ इजी एक्सप्लेनेशन के साथ आज के सेशन में मैं शेयर करूंगी। तो आप सभी स्टूडेंट्स उस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर सेट एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए पेपर वन प्रिपरेशन पर आपको बहुत ध्यान देना है। इसमें आपको स्मार्ट प्रिपरेशन कैसे करना है, कैसे आप लोग 75 प्लस स्कोर कर सकते हो, इसके लिए कंप्लीट कोर्स हमने लॉन्च किया है, जिसमें आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स हम प्रोवाइड करवाते हैं। एग्जामिनेशन से पहले आपका पूरा सिलेबस कवर करवाने की 100% श्योरिटी मैं देती हूँ। हर एक वीडियो लेक्चर में स्मार्ट ट्रिक्स और शॉर्ट ट्रिक्स के साथ आपको बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवा दिए जाएंगे। फुल सिलेबस नोट्स यहाँ पर आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में हम प्रोवाइड करवाते हैं, जिसको बहुत ही आसानी से आप सभी अपने मोबाइल फोन में भी डाउनलोड करके कभी भी कहीं पर पढ़ सकते हो। फुल सिलेबस मॉक टेस्ट में कंप्लीट 10 यूनिट्स को कवर किया गया है, जिसमें से एज इट इज क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। एंड इस मॉक टेस्ट से आपको एक क्लियर आइडिया ये भी हो जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस इस पेपर में पूछे जाते हैं। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन हम आपको देते हैं, जिससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि काफी सारे क्वेश्चंस एग्जाम में रिपीट होते हैं, कैसे आपने करेक्ट आंसर को आइडेंटिफाई करना है और एग्जाम का क्या लेवल है। इसके अलावा 2000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक, जिसमें हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड करवाई जाती है। एंड अगर आपके कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो 2000 एमसीक्यू पीडीएफ में आपके वो कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। इस चीज की भी मैं आपको श्योरिटी देती हूँ। गिवन व्हाट्सएप नंबर्स पर आप जल्दी से कांटेक्ट कर लीजिए। इसको ज्वाइन करने के लिए सिर्फ आपको एक ही बार फीस देनी है, वो भी सिर्फ 2000 रुपए। जब तक आपका ये एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आप इस कोर्स का बेनिफिट उठा सकते हो। सिर्फ एक ही बार ये फीस आपको देनी है। इसके अलावा आप फ्री वीडियोस चाहते हो, कोर्स की फीस पे करने से पहले एक्सेस चाहते हो, तो आप लोग ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप डाउनलोड करने के बाद स्टोर सेक्शन पे आपको सर्च बार में कोर्स का नाम लिखना है। कोर्स का ओवरव्यू आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आप इसका पूरी जानकारी ले सकते हो। कंटेंट सेक्शन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने पेपर वन का कंप्लीट सिलेबस है, मॉक टेस्ट है, 2000 एमसीक्यू पीडीएफ है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो यूनिट वाइज फोल्डर्स हैं, जिसमें आपको टेस्ट भी मिल जाएंगे, वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे और एक पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, जिसमें कंप्लीट आपको यहाँ पर नोट्स हम प्रोवाइड करवाते हैं इंग्लिश एंड हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में। जैसे अगर हम रिसर्च की बात करें, आप देख सकते हो थियरी लेक्चर्स अवेलेबल है, एमसीक्यूज लेक्चर्स अवेलेबल है, नोट्स और टेस्ट सीरीज यहाँ पर हम आपको एग्जाम के लेवल के हिसाब से प्रोवाइड करवाते हैं। आज ही गिवन व्हाट्सएप नंबर्स पर जल्दी से कांटेक्ट कीजिए एंड द कोर्स का बेनिफिट उठाइए। सबसे पहले देखते हैं कि ये है टीचिंग एप्टीट्यूड, यानी कि शिक्षण अभिवृत्ति का कंप्लीट सिलेबस। ठीक है, यूजीसी नेट और सेट एग्जामिनेशन के लिए ये आपको हेल्प करेगा। टीचिंग एप्टीट्यूड में सबसे पहले हम शुरू करेंगे टीचिंग के इंट्रोडक्शन से। टीचिंग का अर्थ होता है किसी भी शिक्षक और शिक्षार्थी, यानी कि शिक्षक और छात्रों के बीच की बातचीत, उनके बीच में जो भी इंफॉर्मेशन शेयर होती है, जो भी कम्युनिकेशन होता है, उसको टीचिंग बोला जाता है। अब जैसे मैं आपकी टीचर हूं और आप सभी मेरे स्टूडेंट्स हो, ठीक है। मैं आप लोगों के साथ बुकिश लैंग्वेज में इंफॉर्मेशन तो शेयर कर ही रही हूँ, साथ ही मैं जैसे अभी रियल लाइफ एग्जांपल आपको दे रही हूँ। ये जो कम्युनिकेशन, ये जो इंटरेक्शन हमारे बीच में हो रहा है, ये जो बातचीत हमारे बीच में हो रही है, ये भी एक टीचिंग ही है। टीचिंग दोनों की म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए होता है। जैसे मेरा बेनिफिट ये है कि मेरे पास नॉलेज है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आपका बेनिफिट ये है कि आप नेट सेट एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हो। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन था। अब इसके अलावा देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, जो कि बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स के द्वारा दी गई है एंड ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी बहुत बार पूछी गई है। सबसे पहले अगर हम एच सी मॉरिसन की बात करें, तो इनका कहना था कि शिक्षण अधिक परिपक्व व्यक्तित्व और कम परिपक्व व्यक्तित्व के बीच घनिष्ठ संपर्क है। यानी कि टीचिंग में क्या होता है, एक पर्सन बहुत ज्यादा मेच्योर होता है, जिनको हम लोग टीचर बोलते हैं, और एक पर्सन थोड़ा कम मेच्योर होता है, जो कि स्टूडेंट होते हैं।
अब यहाँ पर मैच्योरिटी का मतलब ये है जैसे कि मेरे पास यूजीसी नेट या सेट एग्जाम का बहुत नॉलेज है, पेपर वन का बहुत नॉलेज है। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक मैच्योर पर्सन हूँ जिसको पता है क्या पैटर्न है, कैसे फॉलो करना है, कैसे तैयारी करनी है। और आप सभी यहाँ पर लेस मैच्योर पर्सन हो जिनको ये शायद आइडिया नहीं है कि एग्जाम की तैयारी स्मार्ट वे में कैसे करनी है, कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैक्सन जो थे इनका कहना था कि टीचिंग एक फेस टू फेस एनकाउंटर है, दो लोगों के बीच का, जिसमें एक टीचर होता है और दूसरे स्टूडेंट होते हैं। दो लोग आमने सामने बैठकर कुछ बातचीत करते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। ये जैक्सन के द्वारा दी गई डेफिनेशन थी। अगली है स्मिथ के द्वारा दी गई डेफिनेशन, जिनका कहना है कि शिक्षण विशिष्ट गतिविधियों की एक संगठित प्रणाली है जिसका उद्देश्य शिक्षार्थी को कुछ मदद करना है। टीचिंग क्या होता है? एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम होता है। अब जैसे मैंने आज आप लोगों से वादा किया था कि आज मंडे से मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छा सेशन लेकर आऊंगी। सो मंडे से लेकर के सैटरडे तक एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड, एक संगठित सिस्टम को हम फॉलो करेंगे, जिसमें आने वाले 6 दिनों में 6 यूनिट्स आपकी पेपर वन की बिल्कुल कवर मैं करवाऊंगी। तो टीचिंग मैं कर रही हूँ, एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम से कर रही हूँ, तभी आप लोगों के लिए वो बेनिफिशियल होता है। ठीक है? इससे क्या होता है, स्टूडेंट्स कुछ ना कुछ हर बार नया ज़रूर सीखते हैं। ग्रीन का कहना था कि ये एक प्रोफेशनल कोर्स है एंड सेड दैट टीचिंग इज़ व्हाट अ टीचर डज़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। सो इनका कहना था कि टीचिंग एक वो प्रक्रिया है जो कि एक शिक्षक इस्तेमाल करता है किसी भी बच्चे के विकास के लिए। अब जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, अगर हमारी टीचिंग अच्छी है तो आप सभी को उसका बेनिफिट होगा। आपका एग्ज़ाम क्वालीफाई होगा, पेपर 1 में आप लोग 75 या 80 से ज़्यादा स्कोर कर पाओगे। तो ये ग्रीन की द्वारा दी गई डेफिनिशन थी। ओके? सो इसके अलावा नेक्स्ट हम जाते हैं नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग पर। ये भी मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही स्टेटमेंट्स ली हैं, जो कि आपको बहुत बार एग्ज़ाम में बार-बार पूछी जाती हैं। सो इस पे जाने से पहले स्टूडेंट्स मुझे एक बार बता दीजिए कि अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है और आप चाहते हो कि इस तरीके के सेशंस को मैं कंटिन्यू रखूं, हर एक यूनिट आपकी कवर करवाऊं, तो मुझे कमेंट करके बताइए, तभी मैं इस सेशन को कंटिन्यू करूंगी। ओके? सो टीचिंग इंटरेक्टिव प्रोसेस है, संवादात्मक प्रक्रिया है। जब तक एक टीचर एक स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे, अच्छे से संवाद नहीं करेंगे, तब तक वो टीचिंग अच्छी होगी ही नहीं। अब इसको एक एग्जाम्पल के साथ आपको बताते हैं। जैसे एक टीचर अगर किसी स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, मैं बोले जा रही हूँ कि कमेंट करो, या फिर मैं सामने अगर आप बैठे हो तो मैं आपसे कुछ जवाब मांग रही हूँ, आप लोग रिप्लाई ही नहीं कर रहे, तो एक संवाद हमारा नहीं हो पाएगा, एक इंटरेक्शन हमारी नहीं हो पाएगी, तो वो एक अच्छी टीचिंग नहीं कहलाई जाती। तो टीचर भी क्या करेंगे, आएँगे, पढ़ाएँगे और चले जाएँगे, क्योंकि बच्चे तो रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे। तो जब तक टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में इंटरेक्शन ना हो, तब तक वो एक अच्छी टीचिंग नहीं मानी जाती। नेक्स्ट है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एंड लर्निंग। टीचिंग और लर्निंग में क्या होता है, विकास भी होता है और सीखने की प्रक्रिया भी इसको बोला जाता है। अब आप सभी स्टूडेंट्स का तो विकास हो ही रहा है, लेकिन उसके साथ-साथ मेरा, यानी कि मैं टीचर हूँ, मेरा भी विकास हो रहा है। हो सकता है काफ़ी चीज़ें मुझे भी क्लियर ना हो आपको पढ़ाने के लिए, जो मैंने तैयारी की है, ये पीपीटी बनाई है, इसको बनाते-बनाते मैंने भी बहुत कुछ नया सीखा। तो टीचिंग, डेवलपमेंट और लर्निंग दोनों के लिए होती है। टीचिंग कॉजेज अ चेंज इन बिहेवियर, यानी कि शिक्षण व्यवहार में परिवर्तन का कारण बनता है। व्यवहार में परिवर्तन कैसे होता है? अब देखो, जैसे आप सभी टीचर बनने वाले हो, प्रोफेसर बनने वाले हो इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद, तो क्या होगा, आप लोग कहीं न कहीं मुझे ऑब्ज़र्व कर रहे होंगे कि मैम कैसे बोल रही है, मैम कैसे पढ़ा रही हैं, या फिर मेरे अलावा आप किसी और टीचर को भी ऑब्ज़र्व कर रहे होंगे। तो इससे क्या होगा, आपके बिहेवियर में चेंज आएगा। आप लोग कहीं न कहीं ये सोच कर चलोगे कि हम भी जब टीचर बनेंगे, प्रोफ़ेसर बनेंगे, तो हम भी इसी तरीके से पढ़ाएँगे, इसी तरीके से एग्ज़ाम्पल दे कर के चीज़ें क्लियर करेंगे। ठीक है? तो चेंज होता है बिहेवियर में। या फिर अगर हम स्कूल के बच्चों की बात करें, तो एक टीचर बच्चों के साथ कैसे ट्रीट करते हैं, टीचर एक बच्चों से कैसे बातचीत करते हैं, उससे बच्चे के व्यवहार में बहुत परिवर्तन आता है। टीचिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि अध्यापन को कला के साथ साथ विज्ञान भी कहा जाता है। देखो,
अब जैसे मान लीजिए एक कंडीशन है कि आपकी टीचर है अंकिता, यानी कि मैं। मेरे पास पेपर 1 का बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बहुत डीप नॉलेज है, लेकिन मेरे पास एक आर्ट नहीं है, एक कला नहीं है। क्या कला नहीं है कि अपने नॉलेज को मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ कैसे पहुँचाऊँ? ये कला नहीं है अगर कि अपने नॉलेज को मैं कैसे प्रेज़ेंट करूँ ताकि वो आप सबके लिए भी बेनिफिशियल हो। तो इसीलिए इसको कला बोला जाता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको नॉलेज तो बहुत ज़्यादा होता है किसी भी टॉपिक का, लेकिन उनको ये नहीं आता कि अपनी बात कैसे प्रेज़ेंट करनी है किसी के सामने। तो टीचिंग को आर्ट बोला जाता है। दूसरा है साइंस। टीचिंग को विज्ञान क्यों कहा जाता है? अब जैसे देखो अभी तक आपने देखा होगा या फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत समय से मुझे फ़ॉलो कर रहे हैं, मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं, तो उन्होंने देखा होगा कि हमेशा हर एक चीज़ मैं आपको रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल्स के साथ बताती हूँ। तो ये भी एक विज्ञान है, ये भी एक कला है। सब लोग ऐसा नहीं कर पाते। ऐसा नहीं है कि मैं पहले से रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल्स प्लान करके आती हूँ कि मैं इस स्टेटमेंट के बाद ये एग्ज़ाम्पल बोलूँगी। ऐसा नहीं है। करंट सिचुएशन में आपको समझाते-समझाते जो रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल मेरे मुँह से निकल गया, जो मेरे दिमाग में बन गया, वो मैं आपको बताती हूँ। तो इसीलिए टीचिंग को एक आर्ट और एक साइंस माना जाता है। फेस टू फेस एनकाउंटर है, लेकिन ऑनलाइन टीचिंग में इस चीज़ को पूरी तरह से हम सैटिस्फाई नहीं कर सकते। ऑब्जर्वेबल यानी कि देखने योग्य, मापने योग्य और परिवर्तनीय होता है टीचिंग। स्किल्ड ऑक्यूपेशन है। एक टीचर कब होते हैं? जब उन टीचर के पास स्किल्स हो। टीचिंग की स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? वही बात आती है कि किसी के पास नॉलेज है लेकिन पढ़ाना नहीं आता, तो वो भी एक अच्छा टीचर नहीं बन सकता। तो कुशल व्यवसाय है ये। आपके पास स्किल होनी चाहिए कि कैसे आप पढ़ा रहे हो, कैसे बात सिंपल लैंग्वेज में बच्चे के लेवल को ध्यान में रखते हुए आप उन तक पहुँचा रहे हो। ठीक है? कैसे आप बच्चे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो। टीचिंग क्या होता है? चेतन और अचेतन दोनों ही प्रक्रिया होती है, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस प्रोसेस होता है टीचिंग। इसके अलावा टीचिंग मेमोरी लेवल से रिफ्लेक्टिव लेवल तक होता है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। आपको पता होगा कि टीचिंग के 3 लेवल्स होते हैं, ठीक है? स्मृति स्तर और चिंतनशील स्तर यहाँ पर है। एक मैंने तब तक के लिए आप लोगों को दे दिया होमवर्क क्वेश्चन कि बताइए मेमोरी लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल के अलावा तीसरा लेवल टीचिंग का कौन-सा होता है? जल्दी से बताइए क्योंकि एग्ज़ाम में कम टाइम बाकी है, ये आपकी रिवीजन हो रही है, करेक्ट आंसर दोगे तो बाकी के स्टूडेंट्स को भी आप बहुत हेल्प करोगे, तो आगे जाने से पहले इसका आंसर दे दीजिएगा, ठीक है? टीचिंग इज़ अ कॉन्टिन्यूम ऑफ ट्रेनिंग, कंडीशनिंग, इंस्ट्रक्शन एंड इंडोक्ट्रिनेशन। तो टीचिंग कहीं न कहीं इन सब चीज़ों से रिलेटेड होती है, ओके? अब देखो जैसे मैंने होमवर्क क्वेश्चन दिया था, टीचिंग के 3 लेवल्स मेमोरी लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल और तीसरा होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल जो कि एक मिडल लेवल होता है। ओके सो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स भी यहाँ पर देख सकते हैं स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर। ये 3 लेवल्स होते हैं टीचिंग के। सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगी, सभी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है? तो मेमोरी लेवल जो होता है ये सबसे लोवेस्ट लेवल यानी कि सबसे छोटा लेवल होता है एंड रिफ्लेक्टिव लेवल होता है सबसे बड़ा, सबसे हाईएस्ट लेवल। ठीक है? मेमोरी लेवल दिया गया था हार्वर्ड के द्वारा, अंडरस्टैंडिंग लेवल दिया गया था मॉरिसन के द्वारा और रिफ्लेक्टिव लेवल दिया गया था हंट के द्वारा। ये 3 स्कॉलर्स के नाम हैं। अब मेमोरी लेवल क्या होता है? जो छोटे बच्चे होते हैं, एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ, डेफिनेशंस को अभी मत पढ़िए। जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको ए से लेकर के ज़ेड तक कैसे याद करवाया जाता है? उनको क्या पता होता है ए फॉर एपल, बी फॉर बॉल? नहीं पता होता। उनको पोएम्स के थ्रू या फिर सॉन्ग्स की मदद से क्या किया जाता है? ए से ज़ेड तक याद करवाया जाता है। उनको ना किसी का मीनिंग पता होता, ना कुछ चीज़ पता होती, उनको रट्टा मारने को कहा जाता है। अब जैसे आप में से भी बहुत लोग होंगे जिनको शायद चाइनीज़ सॉन्ग बहुत पसंद है। चाइनीज़ समझ नहीं आती लेकिन सॉन्ग कोई ऐसा पसंद होगा जो कि बस उन्होंने रट्टा मार लिया, लिरिक्स सुन-सुन कर वैसे ही याद हो गए, मतलब उसका कुछ नहीं पता। वैसे ही छोटे बच्चों के साथ होता है स्मृति स्तर, यानी कि वो मेमोरी में चीज़ों को रट्टा मार कर याद कर लेते हैं, रोट लर्निंग होती है। एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि रोट लर्निंग कौन से लेवल ऑफ टीचिंग में होती है? सो आपका आंसर होना चाहिए मेमोरी लेवल में यानी कि स्मृति स्तर पे। ओके, थॉटलेस होती है, इसमें बच्चा कुछ भी सोचता नहीं है, बिना सोचे समझे जो लेवल होता है वो मेमोरी लेवल होता है। इसमें जो टेस्ट किया जाता है वो ओरल होता है, यानी कि बोलकर बच्चों का टेस्ट लिया जाता है या फिर उनको लिखने को दिया जा सकता है, यहीं से चेक करते हैं उनके नॉलेज को।
लोअर क्लासेस, छोटी क्लासेस के बच्चों को मेमोरी लेवल में रखा जाता है। अथॉरिटेरियन एंड डोमिनेंट होता है, इसमें बच्चों पर हमेशा ध्यान रखना पड़ता है। टीचर सेंटर्ड मेथड क्या होते हैं? जिसमें टीचर पूरा एक्टिव पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है? शिक्षण शिक्षक केंद्रित विधि इसको बोला जाता है। इसमें क्या होता है, क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, आज हम क्या पढ़ेंगे, कौन से मेथड से हम पढ़ेंगे, ये सारी की सारी चीज़ें एक शिक्षक ही डिसाइड करते हैं। तो इसको बोला जाता है टीचर सेंटर्ड मेथड। सो मेमोरी लेवल टीचर सेंटर्ड मेथड है, लोएस्ट लेवल होता है, ओके? सो नेक्स्ट टाइप है अंडरस्टैंडिंग लेवल, यानी कि बोध स्तर का शिक्षण, ठीक है? सो बोध स्तर का शिक्षण जो है, ये भी टीचर सेंटर्ड मेथड होता है। ये थॉटफुल होता है। जैसे ये थॉटलेस था, इसमें बच्चा कुछ भी नहीं समझता, कुछ भी दिमाग ही नहीं लगाता, क्योंकि उनको पता ही कुछ नहीं है। अंडरस्टैंडिंग लेवल में होता है, जैसे बच्चे को अगर ए से जेड तक यहाँ पर गाना की तरह सिखाया जा रहा था, तो वो यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग लेवल में थोड़ा अपर लेवल पर आ चुके हैं, एंड वो समझने लग गए हैं कि ए फॉर एप्पल होता है, एप्पल यानी कि फ्रूट, जेड फॉर ज़ेब्रा होता है, ज़ेब्रा यानी कि एनिमल। सो इस तरीके से अंडरस्टैंडिंग लेवल में चीज़ें थोड़ी-थोड़ी बच्चों को समझ आने लग जाती हैं। सो ये मिडल क्लासेस होती हैं। नर्सरी, केजी, लोअर क्लासेस से लेके थोड़ा अपर क्लास में अंडरस्टैंडिंग लेवल आता है। रिफ्लेक्टिव लेवल यानी कि चिंतन स्तर का शिक्षण। सो रिफ्लेक्टिव लेवल क्या होता है कि प्रीवियस 2 लेवल्स में हमने जो कुछ भी सीखा, उसको अब हम रियल लाइफ सिचुएशंस में कैसे यूज़ करेंगे, दैट इज़ द रिफ्लेक्टिव लेवल। यूज़ ऑफ नॉलेज एंड रिसर्च स्किल्स टू सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। जो ज्ञान हमने बचपन से लेकर के अभी तक इकट्ठा किया था, अब कोई भी सिचुएशन में अगर हम फँस जाते हैं, तो कैसे हम उसको याद रखेंगे, दैट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्टिव लेवल। एक फाइनल एग्जाम्पल के साथ मैं आपको ये चीजें बता देती हूँ फिर से। देखो, जैसे कि आप अगर कार चलाना सीखना चाहते हो, आप अगर सिर्फ थ्योरी देख रहे हो, मान लीजिए आपने सिर्फ कोई यूट्यूब पे वीडियो देख ली कि हाउ टू ड्राइव अ कार, तो ये क्या हो गया, मेमोरी लेवल हो गया, आपने इसमें रट्टा मार लिया, आपको एक्चुअल में कार चलाने अभी तक नहीं आई है। ओके, उसके बाद आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल, जब आप एक्चुअल कार को ड्राइव करने लग जाओगे, आप समझ रहे हो अब चीजों को कि कैसे कार को ड्राइव करना है। जो आपने मेमोरी लेवल में देखा था कि एबीसी होते हैं कार में, एक्सेलरेटर, ब्रेक और क्लच, है ना? आपने मेमोरी लेवल में इनको रट्टा मारा था, अब आप अंडरस्टैंडिंग लेवल में समझ रहे हो एग्ज़ैक्टली कि एबीसी का क्या रोल होता है, कैसे, हाउ टू यूज़ देम प्रैक्टिकली। रिफ्लेक्टिव लेवल होता है फाइनली जब आप पूरे तरीके से कार चलाना सीख चुके हो, अपने हिसाब से जो आपने दोनों लेवल्स में सीखा है, जैसे कार चला ली, फिर आप उसको रिवर्स भी चला रहे हो, जैसे मर्ज़ी रास्तों में चला रहे हो, यानी कि रियल लाइफ़ सिचुएशन में आप अपना कलेक्ट किया हुआ नॉलेज अब यूज़ करने लग गए हो। सो इसको हाईली थॉटफुल बोला जाता है, ठीक है? ये लर्नर सेंटर्ड मेथड होता है, इसको आप लोगों ने नोट कर लेना है, राइट? सो इसी के साथ नेक्स्ट, अब देख सकते हो जो हमने अभी तक टॉपिक पढ़े उस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल ऑफ टीचिंग लेज स्ट्रेस ऑन क्रिटिकल शिफ्टिंग ऑफ आइडियाज एट हाईएस्ट कॉग्निटिव लेवल। सो कॉग्निटिव का मतलब क्या होता है, यहाँ पर बोला है ना उच्चतम संज्ञानात्मक स्तर। सो संज्ञानात्मक का मतलब होता है जब भी हम किसी की मेंटल एबिलिटीज की बात कर रहे हो। कॉग्निटिव का मतलब होता है दिमाग से रिलेटेड बातें, जैसे याद रखना, किसी चीज को स्मरण करना, ये आती हैं कॉग्निटिव लेवल। याद रखिए सिर्फ मेंटल एबिलिटीज, ठीक है? सो इसमें हाईएस्ट ऑर्डर पूछा है, सबसे हाईएस्ट कौन सा लेवल है, वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, दैट इज चिंतनशील स्तर, रिफ्लेक्टिव लेवल। ओके, सो इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। अब होमवर्क क्वेश्चन अगर मैं आपको ये दे दूं कि लोवेस्ट कॉग्निटिव लेवल क्या है, तो आंसर होगा मेमोरी लेवल, यानी कि स्मृति स्तर। ओके, ठीक है। सो इसी के साथ लेवल्स ऑफ टीचिंग को आगे करते हुए एक टेक्सोनॉमी आई है, एक वर्गीकरण आया है जो कि ब्लूम के द्वारा दिया गया है। इस टॉपिक में से आप लोग 100% श्योर क्वेश्चन एग्जाम में देख सकते हो। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में मैं डिटेल में समझाऊंगी, ओके? सो देखो, ब्लूम कौन थे? ब्लूम एक एजुकेशनलिस्ट थे जिन्होंने लेवल्स ऑफ टीचिंग का और भी डिटेल में वर्गीकरण किया था। और ब्लूम का ये कहना था कि लेवल्स सिर्फ टीचिंग के 3 नहीं होते, उनको लगभग 6 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाना चाहिए। सो वैसे तो ब्लूम ने
ब्लूम का जो वर्गीकरण था उसको भी आगे जाकर 3 हिस्सों में बाँटा गया था। पहला था कॉग्निटिव डायमेंशन, दूसरा साइकोमोटर डोमेन और तीसरा अफेक्टिव डोमेन। यहाँ पर आप देख सकते हो ज्ञानात्मक पक्ष, भावनात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। इन पक्षों को भी आगे डिवाइड किया गया है 6-6 पार्ट्स में। ठीक है? सीक्वेंस में बताऊँगी, कैसे याद रखना है ये भी मैं बताऊँगी, सिर्फ़ आप इस वीडियो में अच्छे से सुनिएगा। श्योर क्वेश्चन है, बिल्कुल मिस मत कीजिए। तो पहले इंग्लिश मीडियम से हम देखते हैं, देखो, ब्लूम के हिसाब से उन्होंने जो पहला डोमेन दिया था वो था कॉग्निटिव डोमेन यानी कि ज्ञानात्मक पक्ष। ज्ञानात्मक पक्ष में डोमेन के ब्लूम के हिसाब से 6 स्टेप्स होने चाहिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को रिमेंबर करते हैं, छोटा लेवल है ये। ये है लोएस्ट लेवल और ये है ब्लूम के हिसाब से हाईएस्ट लेवल। एग्ज़ाम में ये आएगा कि ब्लूम की कॉग्निटिव डोमेन में बताइए कि हाईएस्ट लेवल कौन-सा है या बताइए कि लोएस्ट लेवल कौन-सा है, तो आपको सीक्वेंस भी याद होना चाहिए, ठीक है? अब देखो यहाँ पर छोटे बच्चे हैं या कुछ भी हैं, सबसे पहले आप लोगों को ज्ञान होना चाहिए किसी भी चीज़ का। कैसे उस चीज़ को याद रखना है? रिकॉल स्पेसिफिक फैक्ट्स, किसी चीज़ को आपने याद रखा, रट्टा मारकर याद रखा या कैसे भी याद रखा, दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। दूसरा आता है अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझ, यानी कि उस चीज़ के बारे में आपको सूझ-बूझ होने लग गई। अभी तक आप नंबर्स और किसी इन्फॉर्मेशन को सिर्फ़ ऐसे ही याद रख रहे थे। अंडरस्टैंडिंग लेवल पर क्या हो गया, आपको वो चीज़ें समझ आने लगी कि क्यों इम्पोर्टेंट है। इनको याद रखने का बेस्ट तरीका क्या हो सकता है जिसमें हमें रट्टा भी ना मारना पड़े। उसके बाद जो चीज़ आपने अंडरस्टैंड कर ली उसको अप्लाई करने का समय आता है, उसको यूज़ करने का समय आता है। ठीक है? यानी कि उसका अनुप्रयोग करने का तीसरा स्टेप होता है। अगला स्टेप है एनालाइज़ यानी कि आपने जो चीज़ को अप्लाई किया, क्या वो एक्चुअल में आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है? एक्चुअल में वो आपके लिए काम आया है, तो उस चीज़ को आप एनालाइज़ करोगे, यानी कि उसका फिर विश्लेषण करोगे। डेफिनिशंस यहाँ पर आप वीडियो को पॉज़ करके ज़रूर देख लीजिएगा, मैं सिंपल लैंग्वेज में समझा रही हूँ। इवैल्यूएट का मतलब होता है मूल्यांकन करना। अब यहाँ पर इवैल्यूएट सबसे ऊपर है, यहाँ पर इवैल्यूएट बीच में है। इसके आगे का भी एक कारण है जो मैं आपको बताऊँगी। ठीक है? ये है इवैल्यूएट करना यानी कि मूल्यांकन करना। जज इसमें किया जाता है। अभी तक आपने जितने भी स्टेप्स किए इसका क्या रिज़ल्ट आया, क्या आउटकम आया उसको आप यहाँ पर जज करोगे। उसके बाद क्या है क्रिएटिंग। आपने इवैल्यूएट किया, आपके नॉलेज के बाद आपने कुछ नया क्रिएट किया उसी नॉलेज को ध्यान में रखते हुए। ठीक है? इसको बोला जाता है संश्लेषण, ओके? अब देखो यहाँ पर इवैल्यूएशन एंड क्रिएशन। पहले ब्लूम ने जो टेक्सोनॉमी दी थी, उसके हिसाब से इवैल्यूएशन नीचे था और क्रिएशन सबसे लास्ट में था। बाद में उन्होंने अपनी टेक्सोनॉमी को रिवाइज़ किया और इन चीज़ों को ऊपर-नीचे कर दिया, बाकी कुछ भी चीज़ें यहाँ पर गलत अलग नहीं है। ठीक है? ओके? अब देखो इसको एक एग्ज़ाम्पल के साथ बताती हूँ क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा समय लगाकर बताऊँगी। रिमेंबर यानी कि याद रखना, आप एक मिट्टी का फ्लावर पॉट बनाना सीख रहे हो, ठीक है? आपने किसी को बनाते हुए देखा और आपने याद रख लिया कि अच्छा उन्होंने ऐसे मिट्टी घोली, ऐसे पॉट बनाया, ये काम किया इस तरीके से। उसके बाद आप चीज़ों को अच्छे से समझ गए कि मिट्टी का गमला, मिट्टी का पॉट कैसे बनाते हैं। अब उस चीज़ को आप अप्लाई करने लग गए। अप्लाई करने लग गए तो ज़रूरी नहीं है कि आप लोग पहली बार में ही परफेक्ट हो जाओगे, पहली बार में परफेक्ट पॉट नहीं बनता। आप लोगों ने टेढ़ा-मेढ़ा पॉट बना दिया, गलत-वलत पॉट बना दिया, उसके बाद आपने एनालाइज़ किया। आपने अपनी गलतियों को समझने की कोशिश की, ठीक है? विश्लेषण किया कि कहाँ पर कमी रह रही है, मैं क्या गलती कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि मेरा पॉट सही नहीं बन रहा। आपने उस चीज़ को एनालाइज़ किया, उसके बाद आपने खुद को इवैल्यूएट किया। अपने आप का मूल्यांकन आपने किया कि देखो यहाँ पर कमी रह रही थी, अब मैं इस चीज़ को इम्प्रूव करूँगी। उसके बाद आपने फिर से उस चीज़ को क्रिएट किया। अपना जितना भी पुराना नॉलेज था इन सब स्टेप्स में से जो सीखा, उसको ध्यान में रखते हुए आपने परफेक्ट पॉट बनाना सीख लिया। तो ये है ब्लूम की टैक्सोनॉमी का एक बेस्ट रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल, ओके? ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखो रिवाइज़्ड जो थी, पुरानी वाली में इवैल्यूएट लास्ट में था, क्रिएट सेकंड नंबर पे था।
ठीक है? रिवाइज़ यानी कि बाद में जो आई 2001 में जो टैक्सोनॉमी आई उसमें क्रिएट सबसे ऊपर आ गया, इवैल्यूएट नीचे आ गया, ठीक है? स्टेप्स को याद रख लीजिए, यहाँ पर ये है, कुछ भी इसमें समझने का नहीं है। देखो ये जैसे लोएस्ट लेवल है, रिमेंबरिंग, इमिटेशन भी इसमें लोएस्ट पहला लेवल है और ये भी लोएस्ट लेवल है और ऊपर को हाईएस्ट लेवल पर हम जा रहे हैं, ठीक है? इसमें कुछ भी याद नहीं रखना, सिर्फ एग्ज़ाम्पल्स यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। इधर थोड़ा-सा उल्टा है, लोएस्ट लेवल ये ऊपर वाले हैं और हाईएस्ट लेवल ये नीचे वाले हैं। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा कि ब्लूम के वर्गीकरण में साइकोमोटर डोमेन जो होता है, यानी कि भावनात्मक पक्ष जो होता है, उसमें बताइए कि सबसे बड़ा डोमेन कौन-सा है? सबसे हाईएस्ट लेवल कौन-सा है? तो आपका आंसर होना चाहिए नेचुरलाइज़ेशन यानी कि चरित्र निर्माण। ओके। इसके अलावा एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि आप लोगों के पास ये 5-6 स्टेप्स जितने भी हैं ये दिए होंगे। आपको इनको लोएस्ट से हाईएस्ट की ओर अरेंज करना है। तो सबसे पहले आप ये लिखोगे, फिर ये और ये। तो सीक्वेंस यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस सीक्वेंस में, जिस लाइन में ये लिखे गए हैं, उसी में आपको चीज़ें याद रखनी है। ओके। अब यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स बता रही हूँ जो कि श्योर आपको इस टॉपिक को याद रखने में मदद करेंगे। सबसे पहला जैसे रिमेंबरिंग होता है, याद रखना। अब एग्जाम में अगर क्वेश्चन में आपको डिफाइन, आइडेंटिफाई, नेम, रिकॉग्नाइज, लिस्ट या रिकॉल ये शब्द नजर आए, इसका मतलब है कि हम रिमेंबरिंग लेवल की बात कर रहे हैं। तो आपको करेक्ट आंसर लोएस्ट लेवल रिमेंबरिंग पर क्लिक कर देना है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया होगा कि अंकिता नाम की एक स्टूडेंट है, वो एग्जाम के समय पर अपना पुराना जो उन्होंने पढ़ा हुआ था उसको वो रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको वो स्मरण करने की कोशिश कर रही है एग्जाम के दौरान, ताकि वो करेक्ट आंसर को आइडेंटिफाई कर सके। तो इसका मतलब है कि वहां पर ब्लूम के द्वारा दिए गए ज्ञानात्मक पक्ष का सबसे लोएस्ट लेवल यानी कि रिमेंबरिंग की बात की जा रही है। ओके। तो एक से मैंने आपको बता दिया कैसे याद रखना है, बाकी सब आप देख सकते हो। थॉट मेकिंग वाला एग्जाम्पल याद रख लो। आगे यहाँ पर आपको इन नंबर्स में, इन टर्म्स में रट्टा मारने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। ओके। सो ये देखो, ये भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर। अफेक्टिव डोमेन जो है ब्लूम का, ठीक है, भावनात्मक डोमेन जो है उसको अरेंज करना है। तो अफेक्टिव डोमेन में सबसे पहले रिसीव, रिस्पॉन्ड, वैल्यू, ऑर्गेनाइज, इंटरनलाइज, ठीक है। सो यहाँ पर देखो, वैल्यू, रिसीव, ऑर्गेनाइज, रिस्पॉन्ड एंड कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन को ही यहाँ पर इंटरनलाइजेशन भी बोला जाता है, ठीक है। सो ये मैंने आपको आंसर नहीं बताऊंगी, कमेंट करके मुझे बताइए। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में बताइए करेक्ट आंसर क्या है, आपका आंसर सही है या गलत है, वो हम वहीं पर डिस्कस करेंगे। ओके। इसके बाद एक टेक्सोनॉमी और है, पहले एग्जाम में नहीं आती थी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर देखोगे 2020 के बाद के, वहां पर इसमें से जरूर क्वेश्चन आता है बहुत सारी शिफ्ट्स में। सो ये है गैग्नेस टेक्सोनॉमी। गैग्ने के द्वारा दिए गया एक वर्गीकरण है। इन्होंने क्या किया था, 9 स्टेप्स दिए गए थे। ब्लूम ने 6 स्टेप्स दिए थे, इन्होंने 9 दिए थे। तो इसमें पहला ये बोलते हैं कि गेन द अटेंशन ऑफ लर्नर। तो एक अच्छी टीचिंग के लिए देखो, मैं सिंपल सी भाषा में बताती हूँ कि ये गैग्ने ने टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें बताई थी। उन्होंने कहा था कि टीचर को अगर अपनी टीचिंग, अपने शिक्षण को बेहतर बनाना है तो क्या करना है। तो सबसे पहले अपने जो उनके स्टूडेंट्स हैं उनकी अटेंशन को गेन करना है, उनका ध्यान अपनी ओर केंद्रित करना है। इन्फॉर्म लर्नर्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। दूसरे में कहा गया है कि उन स्टूडेंट्स का ध्यान अपनी तरफ केंद्रित करने के बाद आप उनको बताइए कि आज की कक्षा का क्या ऑब्जेक्टिव है, आज की कक्षा के क्या क्या बेनिफिट्स आपको होंगे। स्टिम्युलेट रिकॉल ऑफ प्रायर लर्निंग। उसके बाद उनको बताइए कि आज से पहले जो प्रीवियस कक्षा थी हमारी, उसमें हमने क्या क्या पढ़ा और क्या क्या चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद कंटेंट अपना प्रेजेंट कीजिए कि आज हम ये पॉइंट्स को कवर करेंगे, ठीक है। अगले में कहा गया है कि प्रोवाइड लर्निंग गाइडेंस। अब बच्चों को यहाँ पर 5वें नंबर पर
एक गाइडेंस भी प्रोवाइड करवाइए कि ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, इस टॉपिक में से ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, या फिर ये बताइए कि इस टॉपिक को ईज़िली आपने कैसे याद रखना है। तो लर्निंग गाइडेंस, सीखने के लिए एक उनको अच्छा गाइड यहाँ पर आप प्रोवाइड करवाओगे। गाइड प्रोवाइड करवाने का मतलब ये नहीं है कि कोई और पर्सन उनको अलॉट करवा दो, खुद आप एक अच्छी गाइडेंस उनको दोगे, ठीक है? अगला है एलिसिट परफॉर्मेंस, यानी कि बच्चों को प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दोगे, खुद क्वेश्चंस करने के लिए दोगे, फिर प्रोवाइड करवाओगे फीडबैक। जैसे बच्चों ने पढ़ा, फिर उनसे फीडबैक पूछोगे, फीडबैक मांगोगे। एसेस परफॉर्मेंस, उन्होंने जो भी परफॉर्म किया है, जो कुछ भी सीखा है, उसको कैसे बूस्ट अप करेंगे। एंड लास्ट बोला है गेगने ने कि एनहांस रिटेंशन एंड ट्रांसफर टू द जॉब। ठीक है? कि बच्चों का ध्यान अपनी ओर केंद्रित करना था, कि जो चाहते थे हम कक्षा में वो पूरा हो गया। आपने अपना नॉलेज, अपना अटेंशन, अपना रिटेंशन एनहांस कर लिया, बेस्ट कर लिया और अपनी जॉब आपकी हो गई। तो गैग्ने के द्वारा दी गई टेक्सोनॉमी के ये 9 स्टेप्स हैं। ओके? इसके अलावा कुछ और टीचिंग मॉडल्स हैं। थोड़ा-थोड़ा इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएँगे। ये टॉपिक भी अभी इस साल ही ऐड हुआ है, आप ज़रूर इसको देखिएगा अच्छे से। पहला है पेडागॉजी मॉडल। इसको पेडागॉजी या कई बार पेडागॉजी भी बोला जाता है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है। पेडागॉजी और एंड्रागॉजी या एंड्रागॉगी मॉडल, ठीक है? शिक्षा शास्त्र मॉडल, एंड्रागॉजी मॉडल। ओके। सो पेडागॉजी मॉडल जो होता है, ये स्कूल के जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनकी लर्निंग से ही रिलेटेड होता है। पेडागॉजी मॉडल, इसको ऐसे याद रखिए, पैदा होते बच्चे जो स्कूल जाते हैं, छोटे-छोटे बच्चे, उनसे रिलेटेड ये मॉडल है। हो गया याद? अब छोटे बच्चों पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। किसको ध्यान देना पड़ता है? टीचर को। तो ये कौन-सा मेथड है? टीचर सेंट्रिक मेथड है। शिक्षक केंद्रित मेथड है ये। ओके? इसमें जो इवैल्यूएशन होता है, जो मूल्यांकन होता है बच्चों का, वो भी कौन करते हैं? वो भी टीचर ही करते हैं। इसमें बच्चों को ग्रेड्स अच्छे लाने हैं, मार्क्स अच्छे लाने हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बहुत फ़ोर्स किया जाता है टीचर्स के द्वारा। वहीं अगर दूसरा हम एंड्रागॉजी मॉडल देखें, ये भी इसी से रिलेटेड है। यहाँ पर स्कूल के बच्चों की लर्निंग होती थी। एंड्रागॉजी में अडल्ट लर्नर्स को कैसे हैंडल करना है, कैसे उनको चीज़ें सिखानी है, ये सब चीज़ें आती हैं। ठीक है? टीचिंग अडल्ट्स को कैसे सिखाया जाता है, ये दोनों ना टीचिंग के मेथड्स हैं। एक में हम फ़ोकस करते हैं कि छोटे बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, क्योंकि छोटे बच्चों पर बहुत एफर्ट्स मारने पड़ते हैं। और दूसरा एंड्रागॉजी क्या है, उसमें ये होता है कि अडल्ट अडल्ट बच्चों को समझ जल्दी आती है चीज़ें, लेकिन वो ध्यान नहीं देते। तो एंड्रागॉजी मॉडल में यही है कि कैसे हम अडल्ट बच्चों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके उनको पढ़ा सकते हैं। ठीक है? इसमें जो इवैल्यूएशन है, जो मूल्यांकन है, वो बच्चा खुद से ही करता है। अगर उनको लगता है कि हम खुद की नज़रों में परफेक्ट हैं, खुद की नज़रों में अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो काफ़ी है। जैसे कॉलेज में होता है, बच्चे को अगर खुद को सैटिस्फैक्शन है, तो उनको पता है कि हम अच्छा कर रहे हैं। अगर टीचर जो मर्ज़ी बोले, उनको शायद कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत बार ऐसा होता है ना? इस केस में हर एक कदम पे, पेडागॉजी में हर एक कदम में टीचर को बच्चे की मदद करनी पड़ती है, लेकिन एंड्रागॉजी में जब बच्चा मदद मांगे तभी टीचर मदद करते हैं, क्योंकि अडल्ट बच्चे हैं, वो खुद से काम कर सकते हैं। ठीक है? तो ये दो डिफरेंस थे, इनके बीच में एग्जाम में आ सकते हैं, तो इसको नोट कर लीजिए। अगला है रॉबर्ट ग्लेजर्स मॉडल। रॉबर्ट ग्लेजर के द्वारा दिया गया मॉडल क्या करता है, ये एक साइकोलॉजिकल टीचिंग मॉडल है। ये हमें रिलेशन बताता है, रिश्ता बताता है, किसके बीच में? टीचिंग एंड लर्निंग के बीच में। शिक्षण और जो सीखने वाला होता है प्रोसेस, टीचिंग और लर्निंग, उसके बीच में ये हमें रिलेशनशिप बताता है। ओके? रॉबर्ट ग्लेजर के हिसाब से उन्होंने इसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया था। पहला हिस्सा था इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को भी अभी बताती हूँ। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, इंस्ट्रक्शन देना क्या होता है, किसी को भी कुछ बात बताना, कुछ सूचना देना, कुछ ज्ञान देना। जैसे मैं अभी आपको इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ, बेसिक टर्म है, इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, इसमें बोला गया है कि आज जो टीचर कक्षा में पढ़ाने वाले हैं, उसके एम्स और ऑब्जेक्टिव्स आप पहले बताओ बच्चों को, तब वो ध्यान से चीज़ों को सुनेंगे। अब जैसे यहाँ पर मैंने आप लोगों को शुरू में ही बता दिया कि आज के सेशन से डेफिनिटली आप एग्ज़ाम क्वालीफाई करोगे, कहीं और से टीचिंग नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो ये मेरा इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव था। ठीक है? दूसरा स्टेप इसमें बोलता है एंटरिंग बिहेवियर।
एंटरिंग बिहेवियर, इसको एंट्री बिहेवियर या फिर प्रायर बिहेवियर भी बोलते हैं। ये क्या होता है, आप बच्चे मेरी कक्षा में आ रहे हो, अगर ये तो ऑनलाइन सेशन है, अगर ऑफलाइन सेशन होता या लाइव सेशन अभी हमारा चल रहा होता, तो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स बताने के बाद, यानी कि आज मैं क्लास में क्या पढ़ाने वाली हूँ, ये बताने के बाद मैं आप लोगों का चेक करती कि आपको पहले से कितना नॉलेज है, पहले से कितना ज्ञान है इस यूनिट के बारे में, मैं उस लेवल पर आपको पढ़ाती। तीसरा आ जाता है यहाँ पर इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस। ठीक है, कौन सा प्रोसेस हम फॉलो करने वाले हैं इंस्ट्रक्शन देने के लिए। और चौथा आ जाता है इवैल्यूएशन ऑफ अचीवमेंट, कि बच्चों ने परफॉर्मेंस जो भी दी है उसका हम मूल्यांकन यहाँ पर करते हैं। तो ये है रॉबर्ट ग्लेजर का मॉडल। अगला मॉडल है एसएएमआर मॉडल। एसएएमआर मॉडल में आप लोग बस ये याद रखिए कि ये बताता है हमें कि कैसे आप लोग कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी को यूज करते हो अपनी टीचिंग और लर्निंग को बेहतर बनाने में, और कंप्यूटर या टेक्नोलॉजी या फिर हम बोल सकते हैं कि आईसीटी का टीचिंग लर्निंग में क्या इफेक्ट, क्या इम्पैक्ट पड़ता है। एक और होमवर्क क्वेश्चन दे रही हूँ, एसएएमआर। सभी क्वेश्चंस के आंसर मुझे जरूर दीजिएगा, आप ही के रिवीजन के लिए है, मेरा इसमें पर्सनल कोई बेनिफिट नहीं है। एसएएमआर मॉडल का फुल फॉर्म बताइए। मेरिल प्रिंसिपल ऑफ इंस्ट्रक्शन। मेरिल प्रिंसिपल के अंदर क्या होता है, 5 फेजेस में उन्होंने चीजों को डिवाइड किया है। इसमें पहला आ जाता है प्रॉब्लम सेंट्रिक प्रॉब्लम सेंट्रिक। दूसरा आ जाता है एक्टिवेशन, लर्नर का जो पहले से नॉलेज है उसको एक्टिवेट करके नया नॉलेज बढ़ाना। उसके बाद डेमोन्स्ट्रेशन, यानी कि डेमो दे करके चीजों को सिखाना। उसके बाद आ जाता है एप्लीकेशन, यानी कि उस चीज को अप्लाई करना। और लास्ट आ जाता है इंटीग्रेशन, यानी कि जितना भी नॉलेज था उन सबको, नॉलेज को और उनके जितना भी चीजें थी उसको इंटीग्रेट करना, इकट्ठा करके रियल लाइफ सिचुएशंस में यूज करना, ये मेरिल प्रिंसिपल ऑफ इंस्ट्रक्शन हमें बोलता है। अगला है एडी मॉडल ऑफ इंस्ट्रक्शनल डिजाइन। एडी के नाम से ही पता चल रहा है, पहले ए है, लास्ट में ई है, तो इस मॉडल का नाम क्या है, इसको एनालिसिस टू इवैल्यूएशन मॉडल भी बोला जाता है। ए का मतलब है एनालिसिस, डी का मतलब है डिजाइन, दूसरा डी है डेवलपमेंट, आई मतलब इम्प्लीमेंटेशन और ई मतलब इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन। ये एक लीनियर प्रोसेस है, जिस लाइन में ये चीजें लिखी हुई हैं उसी लाइन में इसको फॉलो भी किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है 5E इंस्ट्रक्शनल मॉडल ऑफ ई लर्निंग। सो 5E में पता चलता है कि 5 ई है। तो सबसे पहला ई आ जाता है एंगेज, दूसरा ई है एक्सप्लोर, तीसरा ई है एक्सप्लेन, नेक्स्ट है इलैबोरेट, उसके अगला है इवैल्यूएट। ज्यादातर में आपने देखा होगा अभी तक लास्ट में हमेशा इवैल्यूएशन ही होता है, तो ये भी एक पॉइंट है जो कि आपको करेक्ट आंसर आइडेंटिफाई करने में बहुत बार मदद करता है। ठीक है, सो ये बेसिक मॉडल्स का हमने इंट्रोडक्शन देख लिया। नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग, यानी कि कौन कौन से वो शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक है। अब टीचर के पॉइंट से कौन से इफेक्ट करेंगे। अब एक टीचर है, उनके पास अगर स्किल्स नहीं है, उनके पास अगर नॉलेज नहीं है, तो वो अच्छे से नहीं पढ़ा पाएंगे। तो ये कुछ कारक हैं जो कि इफेक्ट कर सकते हैं। लर्नर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो सकते हैं, लर्नर का ध्यान नहीं है, लर्नर में कंसंट्रेशन नहीं है, टीचर आगे पढ़ा रहे हैं, बच्चे क्लास से बाहर देख रहे हैं, तो ये क्या है, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि टीचिंग को इफेक्ट करेंगे। अब मैं जितना मर्जी पढ़ाऊं, आपका ध्यान ही क्लास से बाहर है तो कोई फायदा नहीं होगा मेरी टीचिंग जो मैं इतनी देर से बोल रही हूँ। एनवायरमेंट यानी कि आसपास का वातावरण, अगर आसपास बहुत ज्यादा शोर है, बहुत ज्यादा ढम-ढम की आवाज हो रही है, जानवरों की आवाज है, गाने चल रहे हैं, आसपास का वातावरण ही अच्छा नहीं है, तो भी एक अच्छी टीचिंग नहीं हो सकती। ठीक है, ऑलरेडी हम इन चीजों को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि क्विक रिवीजन सेशन है इसलिए मैं आपको बस ट्रिक्स यहाँ पर दे रही हूँ। टीचर सेंटर्ड मेथड्स और लर्नर सेंटर्ड मेथड। टीचर सेंटर्ड जिसमें टीचर पूरा ध्यान देते हैं। पुराने तरीके में क्या होता था, टीचर क्लास में आएंगे, पढ़ाएंगे और चले जाएंगे, स्टूडेंट्स को समझ आया या नहीं आया इसमें नहीं पूछा जाता था, स्टूडेंट्स को आज इंटरेस्ट है या नहीं है वो भी नहीं पूछा जाता था, स्टूडेंट्स सामने से भी कोई फीडबैक यहाँ पर कभी भी नहीं देते थे।
इसमें टीचर्स एक्टिव होते हैं लेकिन लर्नर एक्टिव नहीं होते, वो निष्क्रिय होते हैं। फ्लेक्सिबल नहीं होता, टीचर अपने हिसाब से सब कुछ करते हैं, बच्चों को बस आके बैठकर सुनना ही है। कोई ग्रुप एक्टिविटीज़ नहीं होती, ज़्यादातर टीचर सेंटर्ड मेथड में जो है वो लेक्चर मेथड्स को ही यूज़ किया जाता था। वन वे कम्युनिकेशन, क्योंकि टीचर सिर्फ बोले जा रहे हैं, स्टूडेंट सिर्फ सुन रहे हैं। स्टूडेंट्स ना ये बता पाते उनको समझ आया या नहीं आया, ना स्टूडेंट्स ये बोल पाते कि प्लीज़ इस टॉपिक को आज फिर रिवाइज़ कराओ, हमें समझ नहीं आया था। तो ये वन वे कम्युनिकेशन है। लेक्चर, टीम टीचिंग, पीपीटी ये सब इसके प्रकार होते हैं। अगला है लर्नर सेंटर्ड, ये एक बेस्ट मेथड होता है। आज के समय में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, मॉडर्न मेथड है। स्टूडेंट्स और टीचर दोनों इस पे पूरा ध्यान देते हैं। लर्नर्स यहाँ पर एक्टिव होते हैं, सक्रिय होते हैं। फ्लेक्सिबल है, ग्रुप एक्टिविटीज़ होती हैं, बच्चों को एक ग्रुप में बिठा करके कोई टॉपिक दे दिया जाता है और बोला जाता है उस पे डिस्कस करो। इससे क्या होता है, उनकी डिस्कशन एबिलिटीज़, उनकी मेंटल एबिलिटीज़ बढ़ती है। बातचीत करने के मल्टीपल चैनल्स होते हैं, ट्यूटोरियल, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, केस स्टडी, ये सब लर्नर सेंटर्ड मेथड है। जिस भी मेथड में स्टूडेंट यानी कि लर्नर बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, वो लर्नर सेंटर्ड मेथड होता है। जैसे आपको प्रोजेक्ट दिए जाती हैं, असाइनमेंट्स दी जाती हैं, वो आप लोग खुद करते हो, ठीक है? तो ये क्या है, लर्नर सेंटर्ड मेथड है। पीवाईक्यू लेकर आई हूँ। शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण का अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? लर्नर्स आर कंसीडर्ड पैसिव रेसिपिएंट। देखो इसको फटाफट पढ़ो, और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2, होमवर्क क्वेश्चन है अगेन। अभी मैंने आपको बताया, देखो जो-जो पॉइंट्स मैंने बताए वही इन क्वेश्चंस में एज़ इट इज़ है। Learners are given an opportunity to construct knowledge and teacher is a guide in the learning process. ठीक है? अगला क्वेश्चन है, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच इज़ नॉट सेंटर्ड ऑन टीचर नीड्स। ठीक है? टीचर्स की ज़रूरत के हिसाब से लर्नर सेंटर्ड अप्रोच को नहीं बनाया जाता है। स्टेटमेंट 2 बोलती है, शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण सहयोगी रूप से विषय वस्तु का निर्धारण करने के इर्द-गिर्द घूमता है। ठीक है? सो ये बोलता है कि जो लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है, वो कोलैबोरेटिवली डिटरमाइनिंग द सब्जेक्ट मैटर। सो जो भी सब्जेक्ट मैटर है, जो भी हमारा विषय वस्तु निर्धारित की गई है, उसी के आसपास लर्नर सेंटर्ड मेथड घूमता है। उससे बाहर कभी भी, टॉपिक से बाहर कभी भी नहीं जाते। तो दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं। ये एक पीवाईक्यू है और ऐसा क्वेश्चन है जो कि 2 से 3 बार ऑलरेडी यूजीसी नेट में पूछा गया है। नेक्स्ट आते हैं ऑनलाइन मेथड्स पे। सो आपको पता है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन 2 मेथड्स होते हैं। ऑनलाइन में आता है स्वयं। डिटेल में अभी मैं आपको बताती हूँ कि देखो स्वयं की फुल फॉर्म क्या होती है? स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ये रिवीजन कोर्स है। डिटेल कोर्स अगर स्वयं पर चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं पर्सनली आपके साथ लिंक शेयर करूँगी, जहाँ पर स्वयं प्रभा और मूक मैंने डिटेल में डिस्कस किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? तो स्वयं क्या है? नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है, इसमें 9th क्लास से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएशन तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है। स्वयं के कितने कोऑर्डिनेट्स हैं, क्वाड्रेंट्स हैं? स्वयं के 4 क्वाड्रेंट्स हैं, 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं। ठीक है? 4 क्वाड्रेंट्स में मतलब क्या-क्या चीज़ें प्रोवाइड करवाते हैं? एक तो वीडियो लेक्चर्स ये प्रोवाइड करवाते हैं, ई-कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं, यानी कि पीडीएफ के फॉर्मेट में नोट्स आपको देते हैं। ऑनलाइन डिस्कशन के लिए आपको मिलता है कि कोई डाउट है तो आप डिस्कस कर सकते हो, और एक आपकी इवैल्यूएशन के लिए यहाँ पर टेस्ट होते हैं, क्विज़ होते हैं, और ये बिल्कुल फ्री है। स्वयं के द्वारा दिए गए जो कोर्सेज़ हैं, जो सर्टिफिकेट्स हैं, वो बिल्कुल वैलिड हैं। आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लाया गया है। स्वयं प्रभा क्या है? स्वयं प्रभा एक डीटीएच चैनल का ग्रुप है जिसमें 34 चैनल्स हैं। फ्री चैनल्स जो फ्री डिश होती है उसमें चले रहते हैं, ये सारा दिन इसमें आईआईटीज़ के टीचर्स आपको पढ़ाते हैं। हर समय 24/7 ये चैनल में कोर्सेज़ रन किए जाते हैं। जीसैट 15 जो है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट 15, जो कि बाईसैग गांधीनगर से हैंडल किया जाता है। ये रिस्पॉन्सिबल है इन चैनल्स को पब्लिश करने के लिए। एग्ज़ाम में वैसे आता तो नहीं, थोड़ा-सा एक बार पढ़ लीजिए। जो 34 डीटीएच चैनल है उसमें चैनल नंबर 1 का नाम है वागीश, ठीक है? हैदराबाद से इसको हैंडल किया जाता है। इसमें ह्यूमैनिटीज़, लैंग्वेज और लिटरेचर पढ़ाया जाता है। चैनल 2 है संस्कृत, न्यू दिल्ली से हैंडल किया जाता है। इसमें ह्यूमैनिटीज़, आर्ट्स, हिस्ट्री, फिलॉसफी और ये सब पढ़ाया जाता है। तो इस तरीके से आपको ना सिर्फ़ नाम याद रखने हैं। जैसे चैनल 1 है वागीश, संस्कृति, प्रबोध, सरस्वत, प्रबंधन,
ठीक है, उसके बाद आ जाता है नेप्टल यहाँ पर सब्जेक्ट इसका नेप्टल सिविल इंजीनियरिंग के लिए है और इसको याद रख सकते हो। मेन ये 5 है, ओके? जामिया मिलिया यानी कि जीएमआई जो इंस्टीट्यूशन है, यूनिवर्सिटी है, वहाँ से प्रबंधन नाम के चैनल नंबर 5 को हैंडल किया जाता है। ठीक है? सो ये देख लीजिए। ओके, इसके बाद आते हैं मूक पर। मूक की फुल फॉर्म है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। ये स्वयं का ही एक पार्ट है, वर्टिकल ऑफ स्वयं है। इसमें आप लोगों को फ्री कोर्सेज प्रोवाइड करवाए जाते हैं। इसके कोर्सेज, इसकी ड्यूरेशन सब कुछ स्टूडेंट्स पे डिपेंड करता है। आप जब चाहो, जो कोर्स चाहो वो यहाँ से पढ़ सकते हो। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर, जो कि है लर्नर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि शिक्षार्थी की विशेषताएं। तो पहली विशेषता है इजीली एडजस्ट टू चेंज, यानी कि एक अच्छा शिक्षार्थी वो होता है जो इजीली बदलाव को सहन कर सके। ठीक है? अब देखो कई बच्चे हमारी क्लास में ऐसे होते हैं कि एक दिन अगर हम लोग हिंदी यहाँ पर ऐड करना भूल जाएँ, तो वो इतने कमेंट्स करते हैं, इतनी क्वेरीज़ लेकर आते हैं। अब उनको ये नहीं समझ आ रहा कि इंग्लिश में लिखा है लेकिन मैम पढ़ा तो हिंदी में ही रही है ना? तो वो एक अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स होती है स्टूडेंट की, कि आपको पढ़ने से मतलब है, अगर आपको अच्छा कंटेंट ईज़िली अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में चीज़ें प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, तो आप लोग 1 आधा दिन उस चीज़ को एडजस्ट कर सकते हो। 1 आधा दिन हो सकता है कि टीचर्स इसको ऐड ना कर पाए हों, तो 1 दिन, 2 दिन एडजस्ट कीजिए। दैट इज़ कॉल्ड द बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड लर्नर। इंटरनल मोटिवेशन, एक बच्चा जब आंतरिक रूप से प्रेरित होगा तभी वो अच्छे से पढ़ पाएगा। सोशल कल्चरल बैकग्राउंड यानी कि उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या है, कहाँ से वो आते हैं, उनके घर का क्या माहौल है। घर में अगर लड़ाई झगड़ा ये वो टेंशन वाला माहौल होगा तो बच्चा नहीं पढ़ पाता। ठीक है? तो ये होता है सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड। लर्निंग पावर, कई बच्चे 1 घंटे में एक चीज़ें सीख जाते हैं, कई बच्चों को 2 से 3 बार भी इस वीडियो को रिवाइज़ करना पड़ेगा। तो सबकी लर्निंग पावर अलग-अलग होती है। नर्वसनेस, किसी को घबराहट हो जाती है। आधा जितना मर्ज़ी हो एग्ज़ाम के दौरान घबरा जाएँगे। सो ये सारी हैं, सिंपल सी चीज़ें हैं, समझाने का कुछ नहीं है, फटाफट वीडियो को पॉज़ करके पढ़ लीजिए। ज़्यादातर 2 प्रकार के लर्नर होते हैं, एडोलेसेंट किशोर लर्नर और एडल्ट लर्नर्स। ठीक है? किशोर बच्चे जो होते हैं वो कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट यानी कि कंक्रीट छोटे पॉइंट से बड़े पॉइंट की ओर बढ़ना सीखते हैं। इनको बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स आते हैं, एकदम से मूड परिवर्तन हो जाता है। जो छोटे एडोलेसेंट बच्चे होते हैं ना, वो क्या करते हैं, अभी किसी ने कुछ बोला गुस्सा हो जाएँगे, चिड़चिड़े बहुत होते हैं। ठीक है? मॉडलिंग बिहेवियर यानी कि वो अपने सामने अपने परिवार में या मूवीज़ में किसी को देख कर के एक इमेज बना लेते हैं और अपने आप को चाहते हैं कि हम उनकी तरह बने। उनका कॉग्निटिव डोमेन होता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, जटिलता की समझ उनमें अभी तक इतनी नहीं होती है। अडल्ट लर्नर्स की यानी कि वयस्क शिक्षार्थियों की बात करें तो वो बहुत समझदार होते हैं, क्योंकि वो बड़े बच्चे होते हैं, उनको पता होता है अपना अच्छा बुरा क्या है। उनको चीजें समझाना भी आसान होता है। उनको ये भी पता है कि बड़ छोटी-छोटी मेहनत से बड़ी चीज़ों को कैसे अचीव किया जा सकता है। सेंस ऑफ कंट्रोल एंड सेल्फ डायरेक्टेड, उनको पता है कि अपने आप को कैसे कंट्रोल में रखना है, आपकी अपने इमोशंस, अपनी हर एक चीज़ को कैसे कंट्रोल रखना है। प्रेफर अ लर्निंग कम्युनिटी, कैसी कम्युनिटी है, कैसे लोगों के बीच में रहना पसंद करते हैं जहाँ से वो कुछ सीख सकें। अब जैसे आप लोग यूजीसी नेट या सेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप लोग ऐसे लोगों के बीच में रहना पसंद करोगे जहाँ से आपको कुछ सीखने को मिले, पॉज़िटिव सीखने को मिले। ना कि ऐसे लोग अब इतने बड़े-बड़े हैं जो नेट सेट दे रहे हैं, तो अब वो किसी गलत संगत में तो नहीं पड़ेंगे, क्योंकि वो एडोलेसेंट एज होती है जहाँ पर ये सब चीज़ें होती है। अडल्ट लर्नर्स इन सब चीज़ों से बाहर आ चुके हैं। अब वो किसी गलत संगत या ऐसी चीज़ों में बिल्कुल भी नहीं पड़ते। नेक्स्ट है अप्लाई न्यू नॉलेज एंड स्किल्स। सो अपना जो नया ज्ञान है, स्किल्स हैं, उनको नई जगह पर अप्लाई करके वो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ करने में लगे रहते हैं। तो ये है एडोलेसेंट एंड अडल्ट लर्नर्स में डिफरेंस। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग में हमने लर्नर, टीचर कर लिया था। सपोर्ट मटेरियल यानी कि एक इंस्टीट्यूशन, एक कॉलेज में जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, मुझे कॉलेज वाले क्या-क्या चीज़ें प्रोवाइड करवा रहे हैं ताकि मैं अपनी टीचिंग को बेहतर बना सकूँ। वो होता है सपोर्ट मटेरियल। जैसे कि अगर वो मुझे बेस्ट क्वालिटी की बुक्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, बेस्ट क्वालिटी का लैपटॉप और कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो मेरी टीचिंग ऑटोमैटिकली अच्छी हो जाएगी। तो वो सपोर्ट मटेरियल है। इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ यानी कि इंस्ट्रक्शंस देने के लिए क्या-क्या चीज़ें हैं वो मुझे दे रहे हैं। इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ में आता है कि मैं कैसे पढ़ाऊँगी। ऐसा तो नहीं है कि छोटी-सी लैपटॉप में मैं पीपीटी निकाल कर के 200 बच्चों को पढ़ाऊँ।
तो वो इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी है, नहीं हो पाएगा। इंस्ट्रक्शंस देने के लिए क्या-क्या चीज़ें मुझे प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, क्या-क्या चीज़ें मैं यूज़ कर रही हूँ। लर्निंग एनवायरनमेंट और इंस्टीट्यूशन, आपके इंस्टीट्यूशन का एनवायरनमेंट कैसा है? कई जैसे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं जहाँ पर हमेशा हड़ताल और ये नारेबाज़ी ये सब होता रहता है, तो वहाँ पर पढ़ाई अच्छी नहीं हो पाती। या कोई इंस्टीट्यूशन ऐसा है जहाँ के आस-पास बहुत शोर रहता है, हर समय डीजे चल रहा है, गाने चल रहे हैं, तो वहाँ पर भी पढ़ाई अच्छी नहीं हो सकती। कॉम्पिटेंस होता है क्षमता, कि एक्चुअल में किसी टीचर और स्टूडेंट की कितनी क्षमता है सीखने की, तो वो भी उनकी टीचिंग पे बहुत इफ़ेक्ट करता है। ओके? अच्छी टीचिंग के लिए आपको 4 चीज़ें चाहिए होती हैं: डायग्नोसिस, रेमेडी, डायरेक्शन और फीडबैक। डायग्नोस होता है किसी चीज़ को चेक करना। आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको डायरेक्ट दवाई नहीं देते। वो क्या करते हैं, पहले जाँच करते हैं, निदान करते हैं कि आपको बीमारी क्यों हुई, क्या हुआ, क्या आपकी फैमिली में भी ये किसी को है, तो वो खोज करते हैं उस चीज़ के बारे में। डिस्कवर करते हैं उनकी एबिलिटीज़, नीड्स और ऑब्जेक्टिव्स को। जैसे तारे ज़मीन पर इसका एक बेस्ट एग्ज़ाम्पल है, उसमें क्या होता है, वो देखते हैं कि एक बच्चा, इनू नाम का बच्चा नहीं चीज़ों को समझ पाता, तो वो क्या करते हैं, उनके जो टीचर होते हैं वो उसको पहले देखते हैं कि वो क्या नहीं समझ पा रहा, क्या कमियाँ हैं, फिर उनके घर जाकर के चीज़ों को एनालाइज़ करते हैं, तो वो डायग्नोज़ कर रहे थे पहले। उसके बाद उन्होंने उपचार उसका ढूँढ लिया कि इस बच्चे को डरा कर नहीं, प्यार से समझाया जाएगा तो वो ज़रूर सीखेगा। तो वो क्या करने लगे, उस बच्चे को अकेले में बैठ कर के पढ़ाने लग गए और वो बच्चा एक्चुअल में उन चीज़ों को समझने लगा। तीसरा है डायरेक्शन, उस बच्चे को अगर प्रॉपर दिशा दिखाई गई तो आपने एंड में देखा कि वो बच्चा कितना सक्सेसफुल बना। फीडबैक क्या होता है? फीडबैक होता है प्रतिक्रिया, उसकी लास्ट में क्या रही, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो आई होप इस एग्ज़ाम्पल से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। अभी भी कोई डाउट है या इस एग्ज़ाम्पल, अगर एक्चुअल में ये एग्ज़ाम्पल आपको पसंद आया है ना, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, ठीक है? क्योंकि बस अभी आपको पढ़ाते हुए एकदम से ये एग्ज़ाम्पल मेरे माइंड में आया और मैंने समझा दिया। ज़रूर बताइएगा, ओके? नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ टीचिंग। ऑनलाइन मेथड हमने कर लिए जिसमें कि आप आईसीटी, कंप्यूटर, इंटरनेट ये सब चीज़ों का यूज़ करते हो। इसमें स्वयं प्रभा, मूक ये सब चीज़ें आती हैं। ऑफलाइन मेथड जैसे कि क्लासरूम का मेथड होता है। टीचर सेंटर्ड मेथड जिसमें टीचर आएँगे, पढ़ाएँगे और चले जाएँगे। लर्नर सेंटर्ड मेथड का भी हमने डिस्कशन कर लिया। लेक्चर मेथड आपको पता है, एक टीचर है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, टीचर जैसे हिस्ट्री है उसमें ज़्यादातर लेक्चर मेथड ही होता है। डिस्कशन मेथड में बहुत सारे बच्चों को एक साथ बिठाकर बोला जाता है कि इस पर्टिकुलर चीज़ पर डिस्कशन करो। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, कोई डेमो दिया जाता है, आप लोगों को प्रैक्टिकल चीज़ें करवाई जाती हैं। क्वेश्चन आंसर मेथड यानी कि टीचर ने स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछा, फिर स्टूडेंट ने टीचर से क्वेश्चन पूछा, आंसर दिया। इस तरीके से क्वेश्चन आंसर करते हुए ही बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। बस सेशन मेथड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको कुछ टाइम पीरियड दिया जाता है, टाइम बाउंड दिया जाता है जिसके अंदर आपको उसका करेक्ट आंसर देना है। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में क्या होता है, दिमाग पर जोर डालने वाला सत्र। यहाँ पर आपको एक टॉपिक दे दिया जाएगा, आप को सोचने का समय दिया जाएगा, सोचो और इसका करेक्ट आंसर मुझे बताओ। प्रोजेक्ट मेथड क्या होता है, आपको कोई प्रोजेक्ट दे दिया, एक बच्चे को सिंगल प्रोजेक्ट या 2-3 बच्चों का ग्रुप बनाकर एक प्रोजेक्ट देकर आपको बोला जाता है उसको कंप्लीट करो, ठीक है? सो ये प्रोजेक्ट मेथड जो है ये आपके लर्नर सेंटर्ड मेथड के अंदर आता है, ठीक है? प्रोजेक्ट मेथड में बच्चा बहुत अच्छे से सीखता है क्योंकि वो खुद से चीज़ों को सर्च करता है। नेक्स्ट है ब्लेंडेड लर्निंग यानी कि मिश्रित शिक्षण और फ्लिप लर्निंग। ब्लेंड करना, मिश्रित करना। ब्लेंड, एक मिक्सी में आप दूध, मैंगोज़, शुगर को डाल के ब्लेंड करते हो तो शेक बन जाता है। तीनों चीज़ें आपस में इतनी मिक्स हो जाती हैं कि आप उनको अलग ही नहीं कर पाते। वैसे ही ब्लेंडेड लर्निंग में क्लासरूम लर्निंग और ऑनलाइन लर्निंग को मिला दिया जाता है। यानी कि क्लासरूम में जैसे पहले पढ़ाया जाता था उसी के साथ आपको इंटरनेट, लैपटॉप, प्रोजेक्टर ये सब भी यूज़ किए जाएँगे। फ्लिप लर्निंग में क्या होता है, लेक्चर पहले क्लास में होते थे, होमवर्क आपको घर में मिलता था। ठीक है? लैपटॉप वगैरह में करने के लिए। फ्लिप लर्निंग में उल्टा हो गया, लेक्चर आप लोगों को कंप्यूटर में करवाए जाएँगे और जो आपकी होमवर्क वगैरह है वो क्लासरूम एक्टिविटीज़ आपकी इस तरीके से होंगी। अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन। मूल्यांकन करना बहुत ज़रूरी है। मूल्यांकन टीचर भी स्टूडेंट्स का कर सकते हैं और वापस स्टूडेंट्स भी टीचर का मूल्यांकन कर सकते हैं। बिना मूल्यांकन के कोई भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस प्रोसेस पूरा नहीं होता, उसको सक्सेसफुल नहीं माना जाता। ठीक है? मूल्यांकन को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, फंक्शन के हिसाब से, अप्रोच के हिसाब से, ठीक है? तो सबसे पहले हम देखेंगे, इम्पोर्टेंट पर जाते हैं डायरेक्टली, फॉर्मेटिव और समेटिव इवैल्यूएशन, ठीक है? देखो सिंपल सी लैंग्वेज में बताऊँगी, अब कक्षा के दौरान बीच-बीच में जो मैं आप लोगों को होमवर्क दे रही हूँ, खास करके अगर हम लोग ऑफलाइन क्लासेस की बात करते हैं, ठीक है? आज तक आप लोग स्कूल, कॉलेज में ऑफलाइन ही पढ़े हो,
वहाँ पर क्या होता है, बीच में क्लास में पढ़ाते-पढ़ाते टीचर ने किसी भी बच्चे से कुछ क्वेश्चन पूछ लिया कि बताओ इसका एग्ज़ाम्पल, जो मैंने समझाया उसको एग्ज़ाम्पल के साथ मुझे समझाओ। ये होता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन या फॉर्मेटिव असेसमेंट। या फिर एक क्लास पूरी हो गई, ठीक है, 30 मिनट्स की क्लास होती है, पूरी हो गई, उसके बाद टीचर ने स्टूडेंट्स को बोल दिया कि पूरी क्लास में 30 मिनट्स में मैंने जो पढ़ाया उसको 1 से 2 मिनट में इलैबोरेट करके मुझे बताओ। इलैबोरेट नहीं, समराइज़ करके मुझे बताओ। तो वो भी फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। यानी कि कक्षा के दौरान या कक्षा के एकदम बाद जो इवैल्यूएशन किया जाता है, जो मूल्यांकन किया जाता है, उसको फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन बोला जाता है। इमीडिएट फीडबैक इसमें होता है, अगर बच्चे को कहीं पर प्रॉब्लम है, क्लास के दौरान टीचर पढ़ा रहे हैं, बच्चे को कहीं भी प्रॉब्लम है, तो वो एकदम पूछ लेते हैं। जैसे आप हमारी लाइव क्लासेस देखते हो, सो हमारी लाइव क्लास में भी क्या होता है, आप लोगों को कोई भी डाउट रहता है, तो आप इमीडिएटली पूछ लेते हो। टीचर को बोल देते हो कि इसको रिपीट करो, तो वो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है। ठीक है? या हमने आपसे क्लास के दौरान कुछ पूछ लिया या आपने हमसे कुछ पूछ लिया, फॉर्मेटिव असेसमेंट है। समेटिव होता है समरी से रिलेटेड। समरी क्या होती है? किसी भी चीज़ के अंत में जो चीज़ आती है उसको समरी बोला जाता है। सो समेटिव इवैल्यूएशन जो आपके सेमेस्टर होते हैं, जो आपके फाइनल एग्ज़ाम होते हैं, उन एग्ज़ाम्स के बाद जो आप लोगों का इवैल्यूएशन होता है, मूल्यांकन होता है, वो होता है समेटिव इवैल्यूएशन। जहाँ पर भी एग्ज़ाम में जहाँ पर भी आप लोगों को ग्रेड्स, परसेंटेज या फिर मार्क्स या फिर स्कोर, इस तरीके के कुछ वर्ड्स नज़र आएँगे, इसका मतलब है फॉर्मेटिव असेसमेंट है। क्योंकि आपको ग्रेड्स, परसेंटेज, मार्क्स, आपके स्कोर ये सब कब मिलते हैं? जब आपका सेमेस्टर क्लोज़ हो जाता है या फिर आप लोगों का 1 मंथ क्लोज़ होने के बाद जो आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है? वो सब आते हैं समेटिव के अंदर। फॉर्मेटिव में कोई भी आपको इवैल्यूएशन ऐसे मार्क्स वग़ैरह के हिसाब से नहीं दिया जाता, बस ओरल दिया जाता है, बोलकर इवैल्यूएट आपको किया जाता है। इसके अलावा 2 और चीज़ें हैं, नॉर्म रेफरेंस्ड और क्राइटेरियन रेफरेंस्ड। अब देखो इमेजेस के साथ बहुत ईज़ी हो जाती हैं चीज़ें। नॉर्म रेफरेंस में एक लड़की के साथ या एक बच्चे के साथ उसके बाकी के सभी के आस-पास वालों को कंपेयर किया जाता है, ठीक है? अब जैसे मान लीजिए मेरी क्लास में एक लड़की है अंकिता, अंकिता के स्कोर के साथ, अंकिता के पेपर 1 के स्कोर के साथ मैं बाकी के जितने भी क्लास के 49 स्टूडेंट्स हैं, उनके स्कोर को अगर कंपेयर कर रही हूँ, तो इसका मतलब है हम नॉर्म रेफरेंस टेस्ट को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है? सो एग्ज़ाम में अगर आपको ऐसा आता है कि एक स्टूडेंट के मार्क्स, एक स्टूडेंट के टैलेंट या किसी भी चीज़ को बाकी की कक्षा के साथ कंपेयर किया जा रहा है, तो नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग वो होती है। ठीक है? अब इसमें ऐसा नहीं बोला जाएगा कि अंकिता अगर 60% लाती है, तो बाकी सबको कंपेयर किया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इसमें ऐसा मान लीजिए कि ऐसा रखा गया है कि अंकिता के आगे 90% या फिर अंकिता के आगे 60% या अंकिता के आगे 75% जितने भी आ गए मार्क्स, ठीक है? बस इन्हीं मार्क्स से सबको कंपेयर किया जाएगा। एक लिस्ट ये बनाई जाएगी जिसके मुझसे कम मार्क्स है, एक लिस्ट ऐसी बनाई जाएगी जिसके मुझसे ज़्यादा मार्क्स है। तो देखो, इस लड़की की हाइट को कंपेयर किया जा रहा है सबसे कम, ज़्यादा सबकी हाइट ऐसी है, तो ये है नॉर्म रेफरेंस्ड। क्राइटेरियन रेफरेंस में क्राइटेरिया रख दिया जाता है, इसमें एक मानदंड रख दिया जाता है, जैसे कि यूजीसी नेट और सेट एग्जाम में है कि अगर आप लोगों ने अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% या उससे ज़्यादा स्कोर किया है, तो ही आप एग्जाम में बैठ सकते हो। तो ये क्राइटेरिया है। आप लोग बोलते हो ना, ये टर्म सबने सुनी होगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। कोई भी एग्जाम अगर आप भरने जाते हो सरकारी या प्राइवेट, तो आप यही बोलते हो कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ठीक है? सो क्राइटेरियन रेफरेंस भी यही बोलता है। इसमें क्या होता है कि एक क्राइटेरिया रख दिया 50%, 50% से ज्यादा वाले जो बच्चे हैं वो नेट सेट एग्जाम को भर सकते हैं, फॉर्म को भर सकते हैं। इससे कम वाले एलिजिबल ही नहीं है, वो फॉर्म भर ही नहीं सकते। तो क्राइटेरियन रेफरेंस हमें यही बताता है, ठीक है? अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ। असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। असर्शन यानी कि इसमें दावा ये बोलता है, रचनात्मक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव मैंने आपको बताया, फॉर्मेटिव का मतलब होता है रचनात्मक मूल्यांकन। ये सीखने की गति को तेज करता है, बच्चा जो सीख रहा है, पेस ऑफ लर्निंग जो है उसको वो एक्सेलरेट करता है।
इसका कारण ये बताया गया है कि अगर इसको हम समेटिव यानी कि योगात्मक मूल्यांकन के साथ कंपेयर करेंगे, तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन बहुत ही ज़्यादा रिलायबल है यानी कि विश्वसनीय है। तो पहला इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 दैट इज़ असर्शन बिल्कुल सत्य है, ट्रू है, लेकिन इसका जो कारण है वो बिल्कुल गलत है। ठीक है? सो ये है असर्शन रीज़न में समेटिव और फॉर्मेटिव। सो फॉर्मेटिव समेटिव से ज़्यादा विश्वसनीय या रिलायबल नहीं है। ये दोनों एक ही बराबर के रिलायबल और विश्वसनीय होते हैं क्योंकि इसमें क्या है, दोनों अपनी-अपनी जगह पर अपना-अपना काम कर रहे हैं। कक्षा के दौरान अगर चेक करना है तो फॉर्मेटिव अपने पूरे अच्छे से काम कर रहा है, रचनात्मक मूल्यांकन पूरे अच्छे से काम कर रहा है। वहीं अगर हमें अ, कक्षा के लास्ट में, सेमेस्टर के लास्ट में या ईयर के लास्ट में कुछ काम करवाना है या कुछ काम करना है, तो उस समय हमें समेटिव को ही यूज़ करना है क्योंकि वहाँ पर हमें ग्रेड्स, परसेंटेज ये सब चीज़ें बच्चों को बतानी होती हैं। तो सभी असेसमेंट के तरीके, इवैल्यूएशन के तरीके अपनी जगह पर सही होते हैं। सो स्टूडेंट्स ये हमने आज कंप्लीट कवर कर लिया है टीचिंग एप्टीट्यूड। वीडियो में ज़रूर आई होप आप सभी एंड तक बने हुए हो। अभी तक का ये पूरा सेशन पसंद आया है तो कमेंट ज़रूर कीजिए। पेपर 1 के साथ-साथ पेपर 2 प्रिपरेशन पर भी ध्यान दीजिएगा, ये आपको एग्ज़ाम क्वालीफाई करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। लेकिन एग्ज़ाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको स्मार्ट प्रिपरेशन करना है, जिसके लिए हम कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाते हैं। इसमें आपको फुल सिलेबस नोट्स और एमसीक्यूज़ मिलेंगे। एमसीक्यूज़ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट रिपीटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, जो कि एग्ज़ाम में एज़ इट इज़ पूछे जा सकते हैं। एंड ये स्टडी मटेरियल एग्ज़ाम के बाद इंटरव्यू को क्वालीफाई करने में भी आपको मदद करेगा। सो सब्जेक्ट्स के नाम आपके सामने हैं, अपना पेपर 2 का सब्जेक्ट देखिए एंड गिवन व्हाट्सएप नंबर्स पर कांटेक्ट करके इसको आज ही ज्वाइन कर लीजिए। इसके लिए सिर्फ आपको एक ही बार फीस देनी है, 1280 रुपए। मैं आपको एश्योरिटी देती हूँ कि एग्जाम जब तक नहीं हो जाता, जब तक इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं हो जाता, आप इस स्टडी मटेरियल का बेनिफिट उठा सकते हो। वो भी सिर्फ एक ही बार आपको फीस देनी होगी। तो बिना समय बर्बाद किए जल्दी से इन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करके आप इसकी पूरी जानकारी ले लीजिए। So thank you so much for watching this video and I wish you all the very best। कोई भी डाउट हो तो बेझिझक मुझसे आप कमेंट करके पूछ सकते हो।